Hello everyone, welcome to IKTAM. Let's start with the super analysis for 23rd of January 2022. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द चकमा ट्राइब्स। जो चकमा ट्राइब्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में रहती है और यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो अपना कर रही है, उसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे चकमा जो ट्राइब्स हैं उनको उनके घरों से निकाल दिया गया है, ठीक है। इस चीज के लिए चकमाज ने रिसेंटली अप्रोच किया एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच किया है। तो एनएचआरसी ने इसके लिए कुछ स्टेप्स वगैरह लिए हैं, तो हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट केरला। देखिए, केरला ने रिसेंटली अपना खुद का पहला फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस बनाया। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एटलस के अंदर वो सारे के सारे बर्ड्स जो केरला के अंदर आती है, एंडेमिक है या फिर माइग्रेट करती है, उन सब के बारे में प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी। तो सेकंड हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज किसी भी स्टेट का दौरा किया गया है अपने आप में एक ऐसा पहला एवर इस टाइप का एक्सरसाइज है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड विल टॉक अबाउट जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है यानी कि जो डिफैक्टो गवर्नमेंट है राइट नाउ अफगानिस्तान का, वो रिसेंटली एक डेलीगेशन के लिए ऑस्लो जा रहा है। ऑस्लो इज अ प्लेस इन नॉर्वे। नॉर्वे एक टाइप की यूरोपियन कंट्री है। वहां पर बातचीत होने वाली है अफगानिस्तान और डिफरेंट वेस्टर्न पावर्स के बीच में कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस चीज के बारे में हम प्रॉपर्ली समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि जो इंडिया का रिलायंस है ऑन चाइनीज गुड्स वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली 2021 का जो डेटा आया है उसके अनुसार इंडिया का रिलायंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जहां हमारा इंपोर्ट जो है इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट $100 बिलियन। आपको ध्यान होगा इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी ऑलरेडी बात की थी, ठीक है। तो उसी चीज के ऊपर कुछ डेटा एक्स्ट्रा आया हुआ है, कुछ न्यू डेटा आया है, तो हम उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट द चकमा ट्राइब्स जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहती है और वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अरुणाचल के अंदर दो विलेजेस हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज मुदुक्का नाला, सेकंड इज कॉल्ड एज सोमपाई। ये दोनों जो विलेजेस है अरुणाचल के अंदर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर दो यहाँ पे ट्राइब्स रहती है। फर्स्ट ट्राइब इज कॉल्ड एज चकमास एंड सेकंड इज कॉल्ड एज देवरीज। ये दोनों कम्युनिटीज है जो यहाँ पे रहती हैं। और अब देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल के इस पर्टिकुलर पार्ट में, बिकॉज यहाँ पे ऑयल के कुछ रिजर्व्स मिले हैं, तो यहाँ पर उनको ड्रिल करके निकाला जा रहा है। उसी कारण क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो चकमा कम्युनिटीज के और देवरी कम्युनिटीज को है उनको उनके घरों से निकाल दिया गया है, उनका लैंड उनसे छीन लिया गया है, बट उनको एक प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम और इसी चीज को यहाँ पर एनएचआरसी प्रॉपर्ली चेक करने के लिए गया हुआ है। अगर आप इन दोनों पर्टिकुलर विलेजेस की बात करेंगे यानी कि इस पर्टिकुलर विलेज और सोमपाई विलेज की बात करेंगे, तो दोनों रिकॉग्नाइज्ड विलेज है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसका मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज्ड विलेज का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसकी कम्युनिटीज जो है, जो कम्युनिटी है, दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे आर एक्चुअली द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लैंड, यानी कि उनके परमिशन के बिना, उनको प्रॉपर कंपोजिशन दिए बिना जो गवर्नमेंट है उनसे लैंड नहीं छीन सकती। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंटली न्यूज ये आ रही है कि जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज है, जो वहाँ का जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, मतलब जो कंपनीज है, दे हैव बीन यूजिंग थर्ड पार्टीज। वो थर्ड पार्टी को यूज करके जो पुअर अफेक्टेड फैमिलीज उनको कोर्स करा दिया, मतलब फोर्सफुली उनको उनके लैंड से निकाल रही है बाय गिविंग देम जस्ट अ नॉमिनल पैकेज। मतलब बहुत ही कम प्राइस दिया जा रहा है उनको उनके लैंड का, और एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेसिंग जो होनी चाहिए थी, जो हमारा आपको याद होगा एक पर्टिकुलर इसके लिए एक राइट मतलब एक एक्ट बनाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट। इसका फुल फॉर्म है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए जो आपसे लैंड ले रहा है और जिसका लैंड है कि जो फार्मर है उसके बीच में। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है उनसे, मतलब उनको एक छोटा सा अमाउंट देकर उनको बेसिकली साइड कर दिया जाता है, उनको प्रॉपर पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो यहां पर जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी ये बोलता है कि अगर किसी भी टाइप का अटेम्प्ट ऐसा किया जाता है जहां पर अगर भले ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस क्यों ना आ जाए, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो, या फिर किसी भी टाइप की ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनीज, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट अगर चकमा ट्राइब्स को या फिर किसी भी और ट्राइब्स को जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, उनको अगर उनके लैंड से निकाल करके और उनको बिना एक प्रॉपर कंपनसेशन दिए हुए अगर उनको उनके लैंड से निकालती है, तो दिस विल बी इन वायलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के अंदर ऑलरेडी बोला हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, स्पेशली अगर वो ट्राइबल ग्रुप का हो, तो उसको आप उसके लैंड से फोर्सफुली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसलिए और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा कोई भी मतलब वायलेशन होगा इस पर्टिकुलर चीज का, तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एनएचआरसी की आएगी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की आएगी। एंड एनएचआरसी इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। इसके अगेंस्ट यहां पर कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है एनएचआरसी, इस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अगेंस्ट में, इस ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी के अगेंस्ट में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जिसने भी उन पर्टिकुलर चकमा जो ट्राइब्स है उनको वहां लैंड से निकाला है, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहां पर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है।
अब यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज चकमा कम्युनिटीज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हजोंग कम्युनिटीज। इन दोनों कम्युनिटीज के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है, उसको हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दे आर बोथ एथनिक पीपल, ठीक है। एथनिक पीपल यानी कि दे आर बोथ ट्राइबल पीपल्स, जो कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से, जो कि बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे ये लोग ओरिजिनली वहां के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम जरा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, इस पर्टिकुलर मैप को अगर आप देखेंगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए, दिस पार्ट इज इंडिया। इंडिया के अगर आप यहाँ पे जस्ट पास में देखेंगे, विच वाज अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद में बांग्लादेश बनाया गया। तो देखिए, बांग्लादेश इज नॉट जस्ट दिस, ठीक है। बांग्लादेश, इसके अलावा दिस एंटायर थिंग, दिस इज आल्सो बांग्लादेश, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट भी बांग्लादेश का पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, ठीक है। यही वाला पार्ट वो है, दैट इज कॉल्ड एज चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। और इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ये चकमाज है वो यहाँ पे रहती थी, बट यहाँ पर इनका परसिक्यूशन होने के कारण, प्रॉब्लम्स होने के कारण वो यहां से भाग करके जो इंडियन स्टेट है, देखिए दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, इसके अंदर वो भाग के आने लगे। एंड दिस इज द अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने जाके उन्होंने खुद को सेटल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द मेन फैक्चुअल डेटा कि वो एक्चुअली बांग्लादेश के रहने वाले हैं, चकमास भी और हजोंग्स भी, बट दोनों भाग कर इंडिया के अंदर आ चुके हैं। अगर आप चकमास की बात करेंगे, दे आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, और हजोंग की बात करेंगे, दे आर मेनली हिंदूज, ठीक है। तो चकमास बुद्धिस्ट है और हजोंग हिंदूज है। देखिए, आपको याद कर सकना है, एच यानी कि हजोंग, एच से हिंदूज, ठीक है, और सी यानी कि चकमास, तो सी के पास आता है बी, ठीक है, मतलब बी और सी पास में आते हैं। तो बुद्धिस्ट कौन है? चकमास है, और हजोंग कौन है? हिंदूज है। तो एच एच एंड बी सी, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली बांग्लादेश से भाग के आते हैं, एंड दे ट्रैवल टू इंडिया, एंड दे सेटल्ड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर कुछ पार्ट्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, कुछ यहाँ पर बांग्लादेश में भी रहते हैं, और कुछ यहाँ पर म्यांमार में। मतलब जिसको जहां जगह मिली वो जाके वहां पर बैठ गया, ठीक है। स्पेशली वो ईस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट था, जो कि बांग्लादेश का पार्ट है, वहां पे जब हमारा जो उस टाइम पाकिस्तानी हुआ करता था ना, उस टाइम वो जब बांग्लादेश नहीं बना था, देखिए बांग्लादेश का फॉर्म होता है 1971 में, आपको ध्यान रखना 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, और पाकिस्तान यहाँ पे हारती है, उसके कारण इंडिया यहाँ पर और बांग्लादेश को एक न्यू इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में हेल्प करती है। तो लेकिन ये लोग जो भागे थे ना, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से, वो 1964 में ही भाग गए थे लोग, ठीक है। उसी कारण वो 1964 में वहां से भाग के अरुणाचल जो आसपास की जो एरिया थे, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, जो म्यांमार, इन सब एरियाज में भाग के चले जाते हैं। उसके दो मेन रीजन थे। देखिए, पहला रीजन ये था कि जो चकमास जहां पे रहते थे, वो रहते थे इस पर्टिकुलर हिल्स के पास में। इस पर्टिकुलर हिल्स के पास से एक रिवर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज कर्णाफुली रिवर। कर्णाफुली रिवर आपको याद रखना है, बांग्लादेश से निकलती है, और मतलब बेसिकली इंडिया काम का नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कर्णाफुली रिवर। अभी जो कर्णाफुली रिवर है ना, इसके ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड एज कप्ताई डैम। तो आपको ध्यान रखना है, अगेन कप्ताई डैम इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कप्ताई डैम इंडिया का पार्ट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश का डैम है। अब देखिए क्या होता है, इस कर्णाफुली रिवर के ऊपर जब कप्ताई डैम बनाया जाता है, इसी कप्ताई डैम के आसपास में चकमास की वहां पे लैंड हुआ करते थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहां पर इनके लैंड को यहां पर छीन लिया जाता है। उसी पर्टिकुलर लैंड के एरिया पे कप्ताई डैम बनाया जाता है, दैट इज व्हाई चकमास के पास कोई लैंड नहीं बचता है, एंड दे हैड टू फ्ली दैट पर्टिकुलर एरिया। और भागने के बाद वो इंडिया के अंदर आते हैं, और इंडिया के अंदर आके अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और आसपास के एरियाज में जाकर वो सेटल हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड कम्युनिटी आती है हजोंग कम्युनिटी। देखिए, हजोंग कम्युनिटी जैसा हमने बात की, वहां पे हिंदूज हैं, और 1964 के आसपास में क्या होता है, और जब वो वहां पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत ज्यादा होता था। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि उस टाइम पाकिस्तान, मतलब अभी भी एक्चुअली पाकिस्तान एक इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है, राइट। अगर इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है, तो वहां पर जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उसमें एक माइनॉरिटी ग्रुप आती है हिंदूज। तो हिंदूज का जो हिंदूज है, वहां पे उनका काफी ज्यादा परसिक्यूशन होता है, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसी चीज के कारण हजोंग्स, देखिए हजोंग पहली बात तो हिंदूज थे, यानी कि नॉन मुस्लिम्स थे, इसलिए उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेकंड चीज, वो बंगाली नहीं बोलते थे, और वो ईस्टर्न पाकिस्तान में थे, तो ईस्टर्न पाकिस्तान का मेन लैंग्वेज क्या था, बंगाली, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी वो बांग्लादेश है, तो बंगाली उनका मेन रीजन था। बिकॉज आपको ये भी ध्यान होगा 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके अंदर भी एक्चुअली इट वाज एंटायर, ये पूरा रीजन बंगाली था, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो वेस्टर्न बंगाल था, वो भी वेस्ट बंगाल है हमारा, और जो ईस्टर्न बंगाल था, और वो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों ये बंगाली कम्युनिटीज थे, यानी कि सबका सब यहाँ पर बंगाली बोलते थे। लेकिन यहाँ पर जो हजोंग कम्युनिटी थी, वो हिंदू होने के कारण यहाँ पर उनको बंगाली नहीं आती थी, उसी कारण भी इनको कहीं ना कहीं, एक तो देखिए रिलीजन के बेसिस पे नॉन मुस्लिम्स थे, और सेकंड लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि वो लोग नॉन बंगालीज थे, उनके कारण इनका परसिक्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी कारण हजोंग्स को यहाँ पर अपने कम्युनिटी से भाग करके इंडिया और बाकी एरियाज में आना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, देखिए ऐसा नहीं था कि वो टारगेट करके इंडिया के अंदर आए थे, बट बेसिकली जिसको जहां जगह मिली वो जाके वहीं पे जाकर बैठ गया, जिसको अरुणाचल में जगह मिली वहां चला गया, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, जिसको जहां जगह मिली, और कुछ एरियाज, कुछ लोग यहाँ पर म्यांमार चले गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे फ्ली देयर कंट्री, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को वो लोग फ्ली करके इंडिया और आसपास के एरियाज में जाकर वो लोग ट्रैवल करते हैं। अब 2015 के अंदर क्या होता है, देखिए 1964 के अंदर यहाँ पे हजोंग और जो चकमा कम्युनिटीज थी वो यहाँ पर आ चुकी थी 1965 के आसपास में। लेकिन यहाँ पर 2015 के अंदर क्या होता है, फाइनली ऑलमोस्ट 40-50 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला कि आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कीजिए, उनको अपने देश का नागरिक बनाइए, बिकॉज वो 1964 से लेकर के मतलब अभी तक इंडिया के अंदर रह रहे हैं।
आपको ध्यान होगा अभी इंडिया के अंदर जो अगर किसी भी पर्सन को सिटीजन बनना है इंडिया का, तो उसके लिए 11 साल का यहाँ पर एक वो टर्म होता है कि आपको 11 साल तक रहना होता है इंडिया के अंदर, एंड दे आर ऑलरेडी लिविंग हियर सिंस मतलब 50 साल से ऑलरेडी रह रहे हैं, इसलिए इनको चकमास को भी और हजोंग्स को भी दोनों को आपको प्रॉपर सिटीजनशिप प्रोवाइड करना है। देखिए वो सारे के सारे लोग जो 1964 से लेकर के 1969 के बीच में इंडिया भाग कर आए थे, उन सबको आपको वो देना है, ठीक है। आप उन सबको आपको प्रॉपरली यहाँ पर रेफ्यूजी प्रोवाइड कीजिए। ये मतलब इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट का इस पर्टिकुलर जजमेंट का मेन एम था, ठीक है, 2015 के अंदर। अब देखिए अब क्या होता है 2019 के अंदर, आपको ध्यान होगा एक हमारे यहाँ पर एक्ट आता है दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए एक्ट। आपको ध्यान होगा इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट से उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब अरुणाचल प्रदेश को जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब कि जितने भी लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से लेकर आया जाएगा उनको अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। बिकॉज देखिए अरुणाचल को यहाँ पर सीए से एग्जेम्प्ट इसलिए किया गया बिकॉज अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज आईएलपी। इसका मतलब होता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का सीधा सा मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश को एक टाइप का शेड्यूल्ड एरिया की तरह डिक्लेयर किया गया है, जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अंदर स्पेशली ट्राइबल एरियाज के अंदर अगर एंटर करना चाहता है, सबसे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर सकता है। इसी चीज के कारण आईएलपी होने के कारण सीए यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिफरेंट कंट्री से लाया जाएगा उनको आप अरुणाचल के अंदर स्टे नहीं करा सकते। अब देखिए आपको जो सीए वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए 2019 के अंदर ये सीए आया था, इनके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको बेसिकली लाया गया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करके, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा एक्ट था दैट वाज कॉल्ड एज सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको अमेंड करके यहाँ पर सीएए को अमेंड करके 2019 में एक दूसरा एक्ट लाया जाता है जिसके अंदर बोला जाता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो पहली बात तो पाकिस्तान का हो, सेकंड बांग्लादेश का हो और थर्ड अफगानिस्तान को, यानी कि इन तीनों ही कंट्री के अंदर, ये देखिए अब ध्यान देखिए तीनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, यानी कि इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री है। इन तीनों के अंदर जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स है जैसे कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 6 कम्युनिटीज इन 3 कंट्री के कोई भी पर्सन अगर उनको वहां पे ऐसा लगता है कि उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है या फिर उन्हें डर है इस बात का कि हो सकता है कि उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होना शुरू हो जाए, तो वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं, उनको इंडिया के अंदर सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर है। 2019 का सीए क्या है, इसी 2019 के सीए के अंदर बोला गया कि जब आपको सिटीजनशिप दी जाएगी तो आपको इंडिया के स्टेट्स के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर अकोमोडेट नहीं किया जाएगा बिकॉज वहां पर एक कंसेप्ट है आईएलपी का, इनर लाइन परमिट के अंदर, और वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था कि हम बाहर के रेफ्यूजीज को अपने एक्ट मतलब अपने स्टेट के अंदर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट है, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस है, बट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मुस्लिम्स की बात नहीं की गई है। क्यों ना, देखिए आपको ध्यान होगा इस पर्टिकुलर मतलब कारण से इस एक्ट को काफी ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया गया था कि आपने मुस्लिम्स को यहाँ पर क्यों एक्सक्लूड कर दिया है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज ये मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनका क्लेम ये था कि देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, ठीक है। इन तीनों में मेजॉरिटी ग्रुप जो इस्लाम है, तो जिस कंट्री का जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है ना, नॉर्मली मेजॉरिटी ग्रुप को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सोच के कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों में ही इस्लाम जो है वो तो खुद तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, तो उनके लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है यानी कि ये सारे के सारे ग्रुप्स, उनको वहां पर अपनी कंट्री के अंदर बुलाया गया है। इसी कारण यहां पर मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया गया बिकॉज मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री के अंदर कभी मुस्लिम को दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तीनों ऑलरेडी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट प्रॉपर्ली समझ आ गया। अब देखिए अब क्या होता है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दिया कि आप इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करो, बट इसके बावजूद इन्हें सिटीजनशिप अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। सेकंड चीज, अब जो उनके बच्चे बॉर्न हुए यहाँ पर, ठीक है, देखिए वो सारे के सारे चकमा कम्युनिटी लोग या फिर जो हजांग जो कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनको तो यहां पर सिटीजनशिप नहीं मिली है। बट द पॉइंट इज कि इनको जो बच्चे हुए हैं उसके बाद यानी कि 1965 के बाद, वो तो नेचुरल सिटीजन है ना इंडिया के। आपको ध्यान होगा टोटल 4 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका जो होता है कि बाय नेचुरल बर्थ, मतलब अगर कोई पर्सन नेचुरली इंडिया के अंदर बॉर्न होता है तो वो ही इज एलिजिबल टू बी गिवन दिस पर्टिकुलर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरल बर्थ की क्राइटेरिया के थ्रू उसको मिल सकता है, ठीक है। तो इसी चीज में देखो वो सारे के सारे बच्चे जो जिनका बर्थ इंडिया के अंदर हुआ है उनको मिल जाना चाहिए था, उनको कहीं ना कहीं नेचुरली सिटीजनशिप तो मिल गया है, बट स्टिल उनको वोटर्स की तरह यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसके बावजूद कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने रेफ्यूजीज को वोटिंग राइट दे दिया था, ठीक है। सेकंड चीज यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर वोटिंग राइट्स रेफ्यूजीज को दी जा चुकी हैं और 2004 से वो दी जा चुकी है। मतलब कोई भी रेफ्यूजी जो डिफरेंट कंट्री से आके इंडिया के अंदर रेफ्यूजी ले रहा है, मतलब अपने इंडिया के अंदर आके रहना चाह रहा है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है तो उसके बाद उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे इंडिया के अंदर, मतलब आके वो वोटिंग भी कर सकता है।
बट अभी तक जो चकमा कम्युनिटीज है, हजोंग कम्युनिटीज है, दोनों के ही जो ऐसे बच्चे भी जो कि पैदा हुए इंडिया के अंदर, उनको भी अभी तक वोटिंग राइट नहीं दी गई है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए इसका एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जितने भी लोकल पीपल यानी कि जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनका कहना यह है कि जो चकमास है, हजोंग्स है, वो डिफरेंट मतलब एथनिसिटी के लोग हैं, मतलब वो हमसे मिलते जुलते नहीं है। ऑल्दो जो हजोंग है वो हिंदूज हैं, ऑल्दो चकमास बुद्धिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया के लोगों से नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनके अगेंस्ट लोकल लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज बोला गया, देखिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि अगर आपने चकमास को, हजोंग्स को, देखिए लोकल लोग लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको अरुणाचल से बाहर निकालो। अगर इनको अरुणाचल से बाहर निकल दिया तो आप ध्यान से सोचिए कि ये पर्टिकुलर लोग जाएंगे कहां पे, ये जाएंगे डायरेक्टली असम में। ठीक है, देखिए अरुणाचल एक अकेला स्टेट नहीं है जिसके अंदर आईएलपी का कंसेप्ट है। आईएलपी आपको याद है, इनर लाइन परमिट, जिसके अंदर अगर आपको स्टेट के अंदर एंटर करना है तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू सिर्फ अरुणाचल को ही नहीं, बट अरुणाचल के अलावा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन चारों स्टेट्स को आईएलपी का कंसेप्ट दिया हुआ है, मतलब आईएलपी का स्टेटस दिया हुआ है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, देखिए MMNA आपको बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 2 M वाले हैं, मणिपुर मिजोरम, एक नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर आप दूसरा कंसेप्ट समझे, देखिए अगर आप मैप के थ्रू समझेंगे तो ये आपको और भी आसान हो जाएगा। देखिए दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा स्टेट आता है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल के जस्ट नीचे अगर देखेंगे दिस इज नागालैंड। ठीक है, दिस इज मणिपुर एंड दिस इज मिजोरम। ठीक है, अब देखिए इन चारों ही स्टेट्स को यहाँ पे आईएलपी का कंसेप्ट दिया हुआ है, आपको ध्यान रखने में और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो एक्सट्रीम वाला पार्ट है, यानी कि सबसे लास्ट में अरुणाचल आता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर एंड मिजोरम, इन चारों ही स्टेट्स को अभी तक आईएलपी का स्टेटस मिला हुआ है। मतलब इन चारों स्टेट्स में अगर आपको एंटर करना है तो पहले आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक 6 शेड्यूल एरियाज है जिसके अंदर मेघालय को दिया गया है। ठीक है, तो इन सारे एरियाज में तो ये लोग डायरेक्टली एंटर कर नहीं सकते। ठीक है, आईएलपी वाले स्टेट्स के अंदर तो एंटर कर नहीं सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि अरुणाचल वाले के लोग, अगर आप चकमा और हजोंग को आप अरुणाचल से निकाल देंगे तो उनके पास एक ही जगह बचती है, दैट इज असम, यानी कि वो डायरेक्टली जाकर असम के अंदर बैठ जाएंगे। असम विल बी द नेक्स्ट डंपिंग ग्राउंड ऑफ दीज कम्युनिटीज एंड और भी बहुत सारी कम्युनिटीज जो यहाँ पे रह रही है इलीगल तरीके से। ठीक है, या फिर जो भी मतलब रेफ्यूजी की तरह इंडिया में आए हुए हैं, सबके सब असम में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं असम के रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी चीज के कारण असम भी इस चीज को बहुत मतलब स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टॉक अबाउट। इट इज अबाउट केरला, जिसने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस किया। ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, केरला जो है, आपको ध्यान रखना, जो केरला का बर्ड एटलस हुआ है, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसका मतलब क्या है, किसी भी और स्टेट ने ऐसा कभी भी नहीं किया है। ये पहली बार किसी स्टेट ने अपना खुद का बर्ड एटलस निकाला है। इससे पहले जो बर्ड एटलस आता था वो इंडिया लेवल का आता था, यानी कि नेशनल लेवल का आता था, लेकिन पहली बार किसी स्टेट ने निकाला है। यहां पर केरला ने कोशिश की है कि वो एक सॉलिड बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करे, डेटा ऐसा प्रोवाइड करे जिससे कि ये मालूम चल सके कि कितनी बर्ड स्पीसीज के कितने, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितनी बर्ड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्टेट्स में, और कितना अबंडेंस है, मतलब कोई अगर बर्ड केरला के अंदर आ रही है तो कितनी ज्यादा आ रही है। ठीक है, सारे के सारे हैबिटेट्स को चेक किया गया है, प्लेन एरियाज, ड्राई लैंड्स, वेटलैंड्स, हर एक चीज को चेक किया गया है, और एक फ्यूचरिस्टिक स्टडीज के लिए भी इस चीज को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इसको कहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको प्री में ध्यान रखना है। सेकंड चीज, जितने भी स्टेट पीसेस वगैरह होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन में और किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना पहला बर्ड एटलस रिलीज किया है, दैट इज केरला। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। सेकंड चीज जो आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, जब भी आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात आएगी, जब भी आपको बर्ड कंजर्वेशन की बात आएगी, तो वहां पर डायरेक्टली आप एग्जांपल के रूप में कोट कर सकते हो कि वी शुड फॉलो केरला का मॉडल। केरला ने क्या किया, केरला ने एक साइंटिफिक बर्ड एटलस स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो सारे के सारे बर्ड का एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में डिफरेंट साइंटिफिक वैल्यूज को ऐड करते हैं, मतलब लिखते हैं, ताकि टाइम पड़ने पर उन सारे के सारे डेटा को यूज करके उन बर्ड्स का कंजर्वेशन किया जा सके। इस चीज को आप डायरेक्टली मेंस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिस वाज द सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या है, मतलब लोगों का यहाँ पर हेल्प लिया गया था, जहाँ पे अराउंड 1000 वॉलंटियर्स जो कि बर्ड वॉचर्स होते हैं, उनकी हेल्प ली गई थी कि ये सब के सब मिलकर इस पर्टिकुलर बर्ड काउंटिंग में हेल्प कर रहे थे। और आपको ध्यान रखना है, देखिए ये 2015 से लेकर 2020 तक, पिछले 5 सालों तक लगातार चल रहा था। इसी पर्टिकुलर डेटा को सबको कंपाइल करके एक एटलस बनाया गया है। उस एटलस को रिसेंटली रिलीज किया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि इस एटलस के अंदर जो डेटा है वो पिछले 5 साल का है, यानी कि 2015 से लेकर 2020 तक का है, और इसको 2 सीजन में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड एज वेट सीजन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ड्राई सीजन। वेट सीजन का सीधा सा मतलब है जब केरला के अंदर बारिश होती है, जुलाई से लेकर सितंबर वाला एरिया, और ड्राई सीजन का मतलब है जब केरला के अंदर बारिश नहीं होती, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च वाला एरिया। ये 2 सीजन में किया गया। क्यों, देखिए
बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पानी की तलाश में आते हैं, राइट, वाटर के लिए आते हैं, एंड दे कम इन द वेट सीजन। एंड सेकंड इज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विंटर्स से बचने के लिए आते हैं, जैसे कि जितना भी साइबेरिया वाला पार्ट है, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, वहां से विंटर से बचने के लिए वो इंडिया की तरफ आते हैं। तो जो हल्का सा जो देखिए एक बात तो यह है कि उनको विंटर्स में रहने की आदत है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो साइबेरिया के बर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। लेकिन जब साइबेरिया वाले पार्ट में विंटर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोल्ड कंडीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो दे प्रेफर लेस कोल्ड कंडीशन दैट इज प्रेवलेंट इन इंडिया एंड आसपास के एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसलिए वो जनवरी से मार्च के बीच में आते हैं और मार्च के आसपास में वापस चले जाते हैं। जब इंडिया के अंदर गर्मी स्टार्ट होती है उससे पहले वो वापस चले जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। अब देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर एटलस की बात करेंगे, इट अकाउंटेड फॉर नियरली 3 लाख रिकॉर्ड्स, मतलब यहां पर पाया गया है अराउंड 360 स्पीसीज सिर्फ केरला के अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर अराउंड 3 लाख से ज्यादा बर्ड्स यहां पर पिछले 5 साल के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर 94 वर फ्रॉम वेरी रेयर स्पीसीज एंड 100 बर्ड्स ऐसे थे जो कि रेयर स्पीसीज के थे। अराउंड 10 बर्ड्स ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पाई जाती है आसपास में। बट यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट दो चीजें याद रखनी है, मतलब ध्यान रखना हल्का सा कि 94 यहाँ पर ऐसे बर्ड की स्पीसीज मिली है जो कि वेरी रेयर है, और 103 ऐसे स्पीसीज मिली है जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए आप डायरेक्टली मेंस के अंदर कोट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर और ज्यादा स्ट्रेंथिंग हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप केवीए की बात करेंगे, पर्टिकुलर एटलस जो है ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट और कंपेरेबल डेटा प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसने क्या किया, इसने एक टाइप का डिफरेंट अप्रोच यूज किया है। देखिए उसने क्या किया है, पूरे के पूरे केरला को उसने ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया है, केरला को ग्रिड्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया, देखिए ठीक है, इस तरीके से अराउंड 4000 ऐसे ग्रिड्स बनाए गए, ठीक है। मान लीजिए सारे के सारे एरिया को ऐसे ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया, और एक पर्टिकुलर ग्रिड को क्या हुआ है, एक बर्ड वॉचिंग जो कम्युनिटी है उसको दिया गया है कि आप इसके अंदर जितने भी बर्ड्स है उसको काउंट करके बताइए। फिर सेकंड बर्ड कम्युनिटी को ये दिया गया है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 4000 मतलब कम्युनिटीज बनाई गई हैं और सबको एक एक कम्युनिटी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही बारीकी से हर चीज को चेक किया गया है, इसलिए बहुत ही ऑथेंटिकेटेड और बहुत ही कंसिस्टेंट इसका डेटा मिला है। इट इज आर्ग्यूएबली एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, सैम्पलिंग एफर्ट एंड स्पीसीज कवरेज। अगेन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली से पूछा सकता है कि एशिया का जो लार्जेस्ट बर्ड एटलस कौन सा है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बेसिस पे, दैट इज केरला का बर्ड एटलस, ठीक है। अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो ये पाया गया कि जो ड्राई सीजन होता है उसके अंदर ज्यादा बर्ड्स आते हैं एज कंपेयर टू वेट सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सारे बर्ड्स जो कि विंटर्स के टाइम में आते हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर जो कि वेट सीजन में जो वाटर को ढूंढते ढूंढते आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पाया गया कि अगर आप केरला को अंदर भी देखोगे, जो स्पीसीज रिचनेस था, जो स्पीसीज का इवननेस था, दे वाज हायर इन नॉर्दर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब केरला देखिए, अगर आप देखेंगे दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस पार्ट इज केरला। तो केरला का जो नॉर्दर्न पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट है ना, यहाँ पर ज्यादा बर्ड्स थे एज कंपेयर टू नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अपर पार्ट में ज्यादा बर्ड की डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू नीचे वाले पार्ट में। और ये पाया गया है कि जो ज्यादातर जो एंडेमिक बर्ड्स थे, मतलब जो केरला के अंदर ही रहते हैं, वो वेस्टर्न घाट्स के आसपास पाए गए। अगेन देखिए दिस इज इंडिया, ठीक है, और ये पार्ट वेस्टर्न घाट्स है और दिस इज ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो केरला वाला जो वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जहाँ पे नीलगिरीज प्रेजेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा एंडेमिक बर्ड्स पाई गई हैं, और जितने भी थ्रेटन स्पीसीज थी वो हमेशा कोस्ट के पास पाई जाती है, ठीक है, बिकॉज वो आती हैं और चली जाती है। मतलब वो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं और वो आती हैं और मतलब अपना जो भी उनको काम होता है वो काम करती है, अपना ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह यूज करती है और वापस चली जाती है। अब जो केरला का बर्ड एटलस है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ताकि आगे जाकर किसी भी टाइप का इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज जो भी आपने मॉडलिंग की है वो सही है या फिर नहीं है। इन सब चीजों को यहाँ पर प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो और कंजर्वेशन के बेसिस के लिए इस चीज को भी प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये वॉलंटियर्स जिनको यूज किया गया है ना, उनको यहाँ पर 2 टाइप के प्लेटफॉर्म्स दिए गए थे। इन दोनों प्लेटफॉर्म को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लोकस फ्री। देखिए लोकस फ्री एक टाइप का एटलस है, आपको सिंपल वर्ड्स में देखना है। लोकस फ्री एक टाइप का एटलस है जहां पर एक एंड्रॉइड जीपीएस एप्लीकेशन के थ्रू एटलस दिया जाता है। उस एटलस को यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो कि एक्जैक्टली कहां पर आपने बर्ड्स देखे और कितने बर्ड्स देखे, उन सबको आप प्रॉपर्ली मार्क कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज लोकस फ्री एटलस, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चीज ध्यान रखना, दैट इज लोकस फ्री क्या है, एक टाइप का एटलस है। और सेकंड ई बर्ड प्लेटफॉर्म जो है एक टाइप का वेबसाइट है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाकर आप सिंपली चीजों को काउंट कर सकते हो, चीजों को मैनेज कर सकते हो, चीजों को मार्क कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर इतने बर्ड्स देखे हैं, यहाँ पर इतने बर्ड्स देखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अमंग द स्पीसीज अगर आप जो डिफरेंट स्पीसीज आई हैं जो केरला के अंदर प्रेजेंट है उसमें देखेंगे तो आपको 2 स्पीसीज का नाम ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज व्हाइट चीक्ड बार्बेट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हाउस क्रो। आपको याद होगा व्हाइट चीक बार्बेट इसी तरीके से मिलता जुलता एक नेम जो है 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, जहां पर सिंपली पूछा गया था कि ये किस चीज की स्पीसीज है। तो आपको मतलब इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि व्हाइट चीक बार्बेट और हाउस क्रो दोनों ही बर्ड्स की स्पीसीज है। और सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए कुछ बर्ड्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज यूरेशियन कुकू, जो कि आप जैसे हिंदी में कोयल के नाम से जानते होंगे, और सेकंड इज कॉल्ड एज अमूर फाल्कन, ठीक है। इन सब बर्ड्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। आपको देखिए ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन से बर्ड को इंक्लूड किया है, इग्नोर किया है। आपको यहाँ पर सिंपल चीज ध्यान रखनी है कि व्हाइट चीक बार्बेट क्या है, टाइप का बर्ड है, हाउस क्रो क्या है, टाइप का बर्ड की स्पीसीज है,
यूरेशियन कुकू क्या है, एक टाइप का बर्ड का स्पीसीज है, फाइनली अमूर फाल्कन क्या है, एक टाइप की बर्ड का स्पीसीज है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर जो अपर चीजें हैं, जिस टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उस पर्सपेक्टिव से हमेशा ध्यान रखना है और डिटेल इन्फॉर्मेशन में कभी नहीं जाना। तो आई होप आपको सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड टॉपिक, दैट इज अबाउट ऑस्लो टॉक्स। ऑस्लो टॉक्स देखिए, ऑस्लो टॉक्स का फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऑस्लो टॉक्स है क्या। ये बेसिकली तालिबान का पीस टॉक्स है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तालिबान का जो पीस टॉक है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्लो टॉक्स। ठीक है, तालिबान का ये पहला ऑफिशियल टॉक्स है जो कि किसी भी टाइप के यूरोपियन सॉइल में हो रहा है और वेस्टर्न कंट्री के साथ हो रहा है, जिसका एम क्या है, वो एम ये है कि अफगानिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक वॉर का एटमॉस्फेयर चल रहा है वहां से चेंज करके एक पीस के एटमॉस्फेयर में लेके जाना चाहते हैं, ऐसा तालिबान की गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, और वो कितना इस चीज को मानती है वो हम सब जानते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो ऑस्लो है हम समझने की कोशिश करते हैं एक्जैक्टली ऑस्लो है क्या। पहले आपको इसका मैपिंग पता होना चाहिए। देखिए दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो है, जहां पर देखिए आपको यूके पता होगा, आयरलैंड पता होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड ये सब पता होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर आप टॉप में देखेंगे, बिल्कुल यूके के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको स्वीडन मिलेगा, स्वीडन के ऊपर आपको मतलब साथ में लेफ्ट साइड में और वेस्टर्न साइड में आपको नॉर्वे मिलेगा। ठीक है, और स्वीडन के पास में आपको फिनलैंड मिलेगा। अब देखिए इस नॉर्वे को ध्यान से देखिए, अगर आप इस नॉर्वे को जूम इन करेंगे यहाँ पर देखिए, तो नॉर्वे के यहाँ पर साउथ वाले पार्ट में स्वीडन के बॉर्डर के ऊपर आपको ये ऑस्लो नाम की सिटी मिलेगी। ठीक है, दिस इज द प्लेस जहां पर एक्चुअली अफगानिस्तान के पीस टॉक्स अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ नॉर्वे से रिलेटेड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कि देखिए अफगानिस्तान का पीस टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हमारे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हमारा जियोपॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स आपको आसपास हो रही हैं उन हर डिटेल को आपको बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझना है, बिकॉज आपके प्रीलिम्स के लिए वो हर चीजें हॉट टॉपिक बन जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्लो के अंदर अगर पीस टॉक स्टार्ट हो रही है तो आपको देखिए, अगर आप देखेंगे ऑस्लो के अंदर से एक लैटिट्यूडनल लाइन यहाँ पर पास हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इस लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा लैटिट्यूडनल लाइन यहाँ पर पास होता है। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे, देखिए दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब इस यूरोपियन कंट्रीज का ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज नॉर्वे, आपको ध्यान होगा अभी हमने बात की इसके बारे में, दिस इज नॉर्वे। और नॉर्वे का अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज ऑस्लो। ठीक है, दिस इज ऑस्लो। अगर आप ऑस्लो देखें, देखिए 60 डिग्री नॉर्थ यहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहां से 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जो हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो यहां से पास नहीं होता है। अगेन जो ट्रॉपिक्स के आसपास भी नहीं है, 28 जो हमारे 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके भी आसपास भी नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। आपको मैप पॉइंटिंग हमेशा इस तरीके से करनी है। ठीक है, आपको आसपास की देखिए, ऑस्लो को आपने देख लिया नॉर्वे के अंदर है, बट ऑस्लो एक्जैक्टली 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट आई है वो अगस्त के अंदर उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था, जो उस टाइम अशरफ घानी की गवर्नमेंट थी उसको वहां से निकाल करके खुद यहाँ पर पावर में आ गई थी। ठीक है, बिकॉज उस टाइम में क्या हुआ था, यूएसए और जो आसपास की जो फॉरेन पावर्स थे, जितने भी यूएस की एलाइज थी, उन्होंने अफगानिस्तान का जो सॉइल था उसको छोड़ दिया था और वहां से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया था उस कंट्री से। और उसके बाद सिर्फ अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है सिर्फ वही वहां पर रह गई थी, यूएस ने अपने सारे के सारे ट्रूप्स को वहां से निकाल लिया था। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तक किसी भी कंट्री ने तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं किया है, नॉट इवन पाकिस्तान, नॉट इवन चाइना। प्लीज रिमेंबर दिस कि आपने बहुत जगहों पे सुना होगा कि पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है, चाइना ने प्रोवाइड किया है। जी नहीं, उन्होंने इनफॉर्मली प्रोवाइड किया है, फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी तक किसी भी कंट्री ने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड नहीं किया है? सबसे बड़ा दिक्कत उनका यह है कि 1996 से लेकर 2001 तक, इससे पहले तालिबान ऑलरेडी एक बार पावर में आ चुकी है, लेकिन उस टाइम उनका ह्यूमन राइट्स अब्यूज बहुत ज्यादा हो गया था। वुमेन्स की राइट उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दी थी, गर्ल्स की राइट पूरी तरीके से बंद कर दी थी, गर्ल का एजुकेशन वहां पर बंद कर दिया था, जो वुमेन्स का जीना हराम कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स यहाँ पर पूरी तरीके से वायलेट होती रहती है, किसी भी पर्सन को मार दिया जाता है, जर्नलिस्ट का यहाँ पर बिल्कुल भी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, प्रेस के लिए आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलता है, मीडिया का बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। इन सब चीजों के कारण क्या हुआ था, यूएसए ने 2001 के आसपास में, जब 2001 में जब यूएसए के ट्विन टावर्स पे अटैक होता है, यानी कि आपको याद होगा अलकायदा ने जब अटैक किया था, तो उस टाइम ओसामा बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते यूएसए डायरेक्टली अफगानिस्तान पहुंच गया था, बिकॉज यूएसए को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज ये था कि हो ना हो ओसामा बिन लादेन अभी अफगानिस्तान के अंदर ही छुपा हुआ है। इसी चीज के कारण 2001 में, और इन सब चीजों को ऑब्वियसली परेशान हो गए, ह्यूमन राइट्स अब्यूज ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर इतने ज्यादा हो रहे थे, तो यूएसए ने 2001 में अफगानिस्तान पे अटैक किया, इन्वेड किया, और वहां पे तालिबान गवर्नमेंट थी उनको भगा करके, उनको बाहर निकाल करके वहां पर खुद वहां पर मतलब उसने अपना मिलिट्री रूल यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिए इसके अलावा आपको ये समझना है कि तालिबान ने रिसेंटली ये बोला है कि ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान है वो सारे के सारे डिफरेंट स्टेप्स ले रहा है ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जा सके और रिलेशन को वहां पर स्ट्रेंथन किया जा सके। नाउ यहाँ पर तालिबान ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनको प्रॉपर फंडिंग मिल सके, उनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो सब मिल सके, बिकॉज उनकी कंट्री के अंदर अब जैसा आप जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का प्रॉब्लम चल रहा है। एक तरफ विंटर्स, एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दोनों ने यहाँ पर तालिबान के लोगों को, स्पेशली अफगानिस्तान के लोगों को एक्चुअली वहां पर प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डाल दिया। तो यूरोपियन कंट्री के साथ जो वेस्टर्न कंट्री है उनके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप को इंप्रूव करके तालिबान एक फॉर्मल रिकॉग्निशन पाना चाहता है ताकि जितने भी डिफरेंट टाइप के जो असिस्टेंस हो सकती है वो उसे ले सके।
ठीक है, जैसा हमने बात की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो अफगानिस्तान के अंदर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, स्पेशली जब से तालिबान है। देखिए तालिबान से पहले भी ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, लेकिन तालिबान के आने के बाद तो कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई है, बिकॉज जैसे ही यूएसए ने अगस्त में वहां पर रिलीज किया, मतलब उस चीज को विड्रॉ किया पूरी तरीके से, और जैसे ही यूएसए बाहर निकला और जैसे ही तालिबान ने पावर कैप्चर किया, उसी तरीके से उसी टाइम क्या किया यूएसए ने, तालिबान का जितना भी वो था, मतलब जितना फंड्स वगैरह थे उन सबको फ्रीज कर दिया, एंड इट वाज अराउंड $9.5 बिलियन, जो कि उस टाइम अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के अंदर प्रेजेंट थे। और मतलब अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पैसे जो कि डिफरेंट कंट्री के अंदर प्रेजेंट थे, स्पेशली यूएसए के अंदर प्रेजेंट थे, उन सबको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। मतलब उसमें से एक भी पैसा तालिबान गवर्नमेंट के हाथों तक नहीं पहुंच पाया, उसे कारण प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। नाउ देखिए तालिबान एक टाइप का रेडिकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको आपको बाहर निकालना है और उसको प्रॉपर्ली टैकल करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज कि वहां के जो लोग हैं, जो वहां के जो सिटीजन है, उनकी कोई गलती नहीं है ना, राइट। वो लोग वहां पर हंगर के कारण थ्रेटन हो रहे हैं। स्पेशली माना जा रहा है कि अराउंड 23 मिलियन अफगानिस्तान, दैट अमाउंट्स टू अराउंड 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, वो भी हंगर को मतलब क्राइसिस झेल रही है। मतलब 55% अफगानिस्तान के लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी एक्चुअली खाने को प्रॉपर खाना नहीं है, उनके पास रहने के लिए जो प्रॉपर घर नहीं था, बिकॉज वॉर टॉर्न कंट्री है, तो ऑब्वियसली हर चीज के ऊपर कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, कहीं घर टूट गया, कभी ये टूट गया, वो टूट गया। उनके पास नहीं प्रॉपर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, खाने के लिए फूडिंग नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए इन्हीं सब चीजों को मतलब प्रॉपर्ली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन राइट्स का जितना इशू है, ह्यूमैनिटेरियन एड का जितना भी इशू है, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऑस्लो के अंदर मीटिंग हो रही है। अगेन ऑस्लो कहां पर है? नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है, जो कि टाइप का यूरोपियन कंट्री है। ओके, अब देखिए, अब ये बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान जो यानी कि हार्डलाइन इस्लामिस्ट जो है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान गवर्नमेंट है, वो नॉर्वे की अथॉरिटी से मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के साथ मिलने वाले हैं, जैसे कि यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, ये सब कंट्री कहीं ना कहीं ऑस्लो के अंदर आने वाली है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहा है। इंडिया को यहां पर सिंपल वर्ड्स में इंडिया यहां पर नहीं जा रहा है, इंडिया यहां पर किसी भी टाइप के तरीके से इन्वाइटेड नहीं था, ठीक है, इंडिया यहां पर नहीं जा रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस डेलीगेशन की बात करेंगे जो अफगानिस्तान से जो तालिबान के जो लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मीट। देखिए ये सब तो हो गए डिफरेंट कंट्रीज जो कि वेस्टर्न पावर्स है, जो कि टाइप के यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, उन सबसे तो मिलेगा ही। साथ में अफगानिस्तान की खुद के कंट्री की जो सिविल सोसाइटी है, उनसे भी मीटिंग होगी। देखिए जो वहां के सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो एनजीओ है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली तालिबान से मिल नहीं पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं फियर है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेता है मीडिया के अगेंस्ट, उनके मीडिया को साइलेंस करने के लिए। बट यहाँ पे अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो खुद जा रही है अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से, डिफैक्टो गवर्नमेंट से मिलने। स्पेशली जो वहां की वुमेन लीडर्स हैं वो खुद जा रही है वुमेन के राइट्स के लिए। जो जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, वो जा रहे हैं जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए। मतलब समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के खुद के लोग यहाँ पर एक सेकंड प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, मतलब ऑस्लो को चूज कर रहे हैं अपनी खुद को बातों को उठाने के लिए और अपनी खुद के गवर्नमेंट से। देख रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, अगर आप नॉर्वे की बात करेंगे तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, नॉर्वे ने यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर उनको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ फॉर्मल टॉक, एक टाइप का फॉर्मल टॉकिंग है, जहां पर हम बेसिकली हम ये चाहते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको इस पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी घाटा ना हो। ऐसा ना हो कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, मतलब तालिबान को पनिश करने के चक्कर में वहां के जो लोग हैं वो कहीं ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के अंदर ना चले जाएं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इस चीज की बातचीत कर रहे हैं, हमारा बातचीत करने का और कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, अब देखिए फाइनली ये बोला जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसको आपको टैकल करना है, बहुत ही ध्यान से टैकल करना है, और वहां के स्पेशली जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है ना, उस चीज को ध्यान में रख के आप इस चीज को टैकल करेंगे, तभी ज्यादा अच्छे से आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एस्केलेट हो जाएगी। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट इंडिया का जो रिलायंस है चाइनीज गुड्स के ऊपर, वो लगातार सर्च हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली पिछले एक साल में 2021 के अंदर। देखिए अगर पिछले एक साल में देखेंगे ना, तो क्या हो रहा है, इंडिया ने जो टॉप की 100 इंपोर्ट्स की है, मतलब जो टॉप 100 चीजें जो चाइना से हमें खरीदी है, उसके अंदर अराउंड $16 बिलियन का प्राइस इंक्रीज हो गया है। मतलब जो पिछले साल भी हम जो बहुत सारी चीजें खरीदते थे, राइट, वो सेम चीज है जो हमने इस साल खरीदी है ना, उसमें हमने बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा खरीदी है, मतलब $16 बिलियन का हमने एक्स्ट्रा सामान खरीदा है, जो कि अराउंड 2/3 मतलब जो प्राइस है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब पिछले हम जितना भी खरीदते थे ना, उससे हम 2/3 ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है ये कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर लगातार इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं। इस चीज को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इंडिया की डिपेंडेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या फिर प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, देखिए इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है चाइना से, दैट हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 97.5 बिलियन, मतलब क्या ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास हम पहुंच चुके हैं, और टोटल हमारा ट्रेड देखेंगे तो ओनली $125 बिलियन है। इसका मतलब क्या है, हम टोटल मिला के जो ट्रेड करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में पिछले एक साल में हुआ है, दैट इज जस्ट $125 बिलियन। उसमें से भी अराउंड $100 बिलियन तो सिर्फ चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब हम उसे कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जस्ट $25 बिलियन, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, 75% जो होता है हम इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ 25% हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ बिग बिग बिग
यहाँ पर डेफिसिट की तरह चल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है 100 बिलियन मार्क तक पहुंचा है, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। टोटल हम 8,000 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिसमें से अराउंड 4500 चीजें ऐसी हैं जिसके यहाँ पर जो हमने जो डिमांड की थी उसके अंदर इंक्रीज देखा गया है, यहाँ पर चीजें इंक्रीज हो गई है। अगर आप टॉप 100 चीजों को देखेंगे, टॉप 100 चीजों का मतलब है कि लिस्ट अगर बनाओ सबसे ज्यादा चीजें हम क्या क्या खरीदते हैं चाइना से, तो उसमें जो टॉप 100 चीजें हैं वो पिछले साल 2020 के अंदर हमने $25 मतलब सॉरी $25 बिलियन का हमने सामान खरीदा था। सेम चीजें इस बार हमने $41 बिलियन का सामान खरीदा है, ठीक है। अगर आप मेनली देखेंगे हमने क्या क्या चीजें खरीदी है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीजें जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखकर आपको यहाँ पे हैरानी होगी कि जो भी चीजें हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं चाइना से उसके अंदर फिनिश गुड्स भी प्रेजेंट है और इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रेजेंट है। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए बनी हुई है, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह आगे यूज हो सकती हैं किसी और चीज को बनाने के लिए। अगर आप फिनिश गुड्स की बात करेंगे तो हम क्या क्या खरीदते हैं, देखिए मेनली हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स खरीदते हैं, जिसका यहाँ पर जो हमारा इंपोर्ट है ऑलमोस्ट 150% इंक्रीज हो गया। मतलब जितना भी हम पहले करते थे उससे 1.5 टाइम्स कर लीजिए, मतलब 1.5 गुना हमने ज्यादा इंक्रीज करते हैं। लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑक्सीजन की थेरेपी, जो बहुत सारी चीजें मशीन्स वगैरह होती हैं, इन सब का जो चीजें हमारा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। देखिए लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जो है ऑलमोस्ट 77% हम ज्यादा इंक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारी डिपेंडेंसी लगातार चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर आप ऑक्सीजन की जो अपैरेटस है उसके बारे में बात करेंगे तो उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपना खुद का यहाँ पे बना नहीं पा रहा है, इंडिया पे लगातार चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है कि चाइना हमें प्रोवाइड करेगा तभी हम कोविड से प्रॉपर्ली फाइट कर पाएंगे। ये तो हो गया फिनिश गुड्स के बारे में। अब देखिए अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली केमिकल्स है, स्पेशली एसिटिक एसिड, जो हम चाइना से बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और इसका इंपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 फोल्ड इंक्रीज हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर चीज के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर मेन चीज समझना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, अचानक से हमारा इंपोर्ट इतना इंक्रीज कैसे हो गया। आज तक तो हम इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते थे। द पॉइंट इज कि हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ज्यादा रिकवर हुई है, ज्यादा इंक्रीज हुई है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि चाइना से हम खरीदते थे, ठीक है। इन सब चीजों के कारण क्या हुआ है, हमारा डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हुआ है, उसके कारण हमें चाइना से अपनी डिमांड को इंक्रीज करना पड़ गया। और सेकंड रीजन क्या है, सेकंड है हमारी खुद की इंडस्ट्रियल रिकवरी। इसे समझते हैं। इस देखिए पहला पॉइंट आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ, हम वो चीज ऑब्वियसली बना नहीं रहे, तो हमने उसे चाइना से या फिर डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट द सेकंड पॉइंट इज कि हमारा खुद का इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ है। बट अगर हमारा इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ है तो हम चाइना से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देखिए अब इंडिया लगातार अपने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, उसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए होते हैं। इसी चीज के कारण इंडिया इंटरमीडिएट गुड्स को अपने उसका इंपोर्ट उसने इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है, इंडिया लगातार इंटरमीडिएट गुड्स जो है खरीद रहा है चाइना से और उसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना करके एक वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है। सो दिस द सेकंड पार्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट के लिए ऑब्वियसली हमें इस चीज को काम करने की जरूरत है। हमें अपने डोमेस्टिक डिमांड के जितना डिमांड हो रहा है उस चीज को फुलफिल करने के लिए हमें इंडिया के अंदर चीजों को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है। बट द सेकंड पॉइंट, जहां पर हमारा इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए इंक्रीज हो रहा है, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का एक्चुअली इंपोर्ट इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमारी खुद की जो इंडस्ट्रीज काफी फास्ट काम कर रही है। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। और इसके कारण एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए हमारा अचानक से क्या हुआ, इंडस्ट्री काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, रिकवर हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या डिमांड की, बहुत सारी चीजें मतलब हमारी इंडस्ट्रीज बना रही है, बट उतनी चीजें हमारे पास है नहीं, तो हम बाकी कंट्री से खरीदने जाते हैं। पर बहुत सारी कंट्री जैसे कि देखिए हम पहले कोकिंग कोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से खरीदते थे, इंडोनेशिया से खरीदते थे। बट अभी के टाइम में कोकिंग कोल इनके पास भी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज वो लोग अपनी कंट्री के अंदर वो उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने चाइना में शॉर्ट टर्म में उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया है। इसी चीज के कारण हमें हमारा यहाँ पर इंपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जो सेकंड चीज है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। अगर आप इंडिया के रिकॉर्ड इंपोर्ट्स की बात करेंगे स्पेशली 2021 के आसपास में, वो देखिए एक ऐसे टाइम पे चलता जा रहा है जिस टाइम एक पॉलिटिकल इंपास के बीच में लोग फंसे हुए हैं। मतलब इंडिया और चाइना को देखेंगे आप, जो LFC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच में एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या हमें ट्रेड और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ में चलाना चाहिए क्या। देखिए हम लगातार मिलिट्री को, अगर आप देखेंगे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? अभी चाइना है, राइट। पाकिस्तान तो बिल्कुल साइड में बैठा हुआ है। सेकंड चीज, ट्रेड में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया ट्रेड किसके साथ कर रहा है, दैट इज अगेन कम्स टू चाइना। अगर आप नॉन मिलिट्री प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, दैट अगेन कम्स टू चाइना। तो देखिए मिलिट्री में जो सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं वो भी चाइना के साथ कर रहे हैं, बट हम सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो भी चाइना के साथ कर रहे हैं। तो यहीं पर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या ट्रेड रिलेशनशिप और जो हमारे ग्रोइंग डेफिसिट है, हम लगातार उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्या वो अच्छी बात है? क्या वो सस्टेनेबल होना चाहिए? क्या वो लॉन्ग टर्म तक जाना चाहिए? इसी के ऊपर एक डिबेट चल रहा है। अगर आप पिछले 12 महीनों में या पिछले 1 साल में देखेंगे तो जो एक डेटा आया उसके अनुसार से ये पता चलता है कि देखिए प्री पैंडेमिक लेवल पे यानी कि 2019 के आसपास में हम जितना चाइना से इंपोर्ट करते थे ना, हम कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब हम उससे ज्यादा इंपोर्ट अब करने लगे हैं।
लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक तो हम फिनिश प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और एक हम इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स है वो खरीद रहे हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसका इंपोर्ट अभी ऑब्वियसली हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये शो कर रहा है कि इंडिया मेक इन इंडिया कैंपेन को और ज्यादा फास्ट कर रहा है, मेक इन इंडिया कैंपेन को और ज्यादा अच्छे से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो इंडिया जो है फिनिश प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर सोर्स कर रहा है और जो इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे सोर्स कर रहा है। जो फिनिश प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, जो हमारा मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं, दैट इज नॉट अ गुड डिपेंडेंसी। हम चाइना के ऊपर इतने बुरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन जो हम इंटरमीडिएट गुड्स जो हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट, बिकॉज ये ब्रॉडर पिक्चर ये शो कर रहा है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह शो हो रहा है। बिकॉज देखिए हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको खरीद रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके इंडिया के अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके बाद हमारा खुद का जो एक्सपोर्ट है उन चीजों का इंक्रीज हो रहा है। सो सेकंड पार्ट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। इंडिया को यहाँ पर न्यू इनपुट चाहिए, न्यू जो मटेरियल चाहिए, ताकि इंडिया अपना ग्लोबल डिमांड को इंक्रीज कर सके, अपने एक फिनिश्ड इंडियन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है उसको इंक्रीज कर सके, एंड दैट इज व्हाई इसी चीज के कारण यहाँ पर जो हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है काफी अच्छा है। नाउ यहाँ पर जो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, द ओनली क्वेश्चन इज कि ये शॉर्ट टर्म जो चेंजेस हुए ना जो इंटरमीडिएट गुड्स वाले, वो शॉर्ट टर्म ही रहे तो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर होगा कि हम चाइना को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, जो इंडोनेशिया है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनसे वो चीजें खरीदनी स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा हमारी डिपेंडेंसी बेसिकली चाइना के ऊपर कम हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री जो थ्रेट है और साथ ही साथ चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं जो डायलेमा है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि जो शॉर्ट टर्म चेंजेस है वो ठीक है, मतलब अगर शॉर्ट टर्म में थोड़े मोरे आप इंपोर्ट कर भी रहे हो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आप इसको लॉन्गर ट्रेंड इसको आपको नहीं बनने देना है। हमें इस चीज को कंसिडर करने की जरूरत है और बहुत ही जुडिशियसली इससे डील करने की जरूरत है कि क्या हमें जो हम चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्या हम उसे इंडिया के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट नहीं कर सकते। हम चाइना से बाय करना छोड़ करके अगर इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको हम धीरे धीरे अगर करना स्टार्ट कर दें, अगेन आपको एज अ यूपीएससी स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेक इन इंडिया इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कि अगले एक साल के अंदर इंडिया सबसे बड़ा हब बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राइट, इंडिया को अगले 2-3 सालों तक तो देखिए डेफिनेटली चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बना के रखनी होगी, बट इंडिया को कहीं ना कहीं साथ में इस तरीके से भी रेडी रहना होगा कि जैसे ही इंडिया का मार्केट, इंडिया का जो इंडस्ट्रीज है उस लेवल तक डेवलप हो जाए, उसके बाद वो चाइना के साथ अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से बंद कर सके और अपना खुद का एक मार्केट को यहाँ पर इंक्रीज कर सके। ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन टॉट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपको सारे टॉपिक्स और सारे जितने भी हम चीजें बात की वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नो, अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई है तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देना है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। Now, the first question is if Chakmas are not given proper compensation under the Right to Fair Compensation Act, the Ministry of Environment is responsible for its implementation. The second question is, in India, the refugees have not been given right to vote yet. The third question is, in Kerala, more birds were seen in the dry season as compared to the wet season. The fourth question is, through Oslo talks, Western countries have decided to grant formal recognition to Taliban government in Afghanistan. The fifth question is, India is one of the largest exporter of acetic acid to China. And the last question is that the rising imports from China in intermediary goods can be considered beneficial for India in the long term. इन क्वेश्चन के आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। ठीक है, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द अमर जवान ज्योति फ्लेम हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड रिसेंटली। क्या उसे बुझा दिया गया है? जी नहीं, इसे बुझाया नहीं गया है, इसे मर्ज कर दिया गया है विद नेशनल वॉर मेमोरियल का फ्लेम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट हैज नेम्स ऑफ ऑल सोल्जर्स मार्टर्ड सिंस 1947। जी नहीं, दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है 1971 के वॉर के टाइम में जितने भी हमारे सोल्जर्स जो मार्टियर हो गए थे, शहीद हो गए थे, उन सबके नाम यहाँ पर अमर जवान ज्योति के ऊपर है। और 1947 से जितने भी हमारे सोल्जर्स थे जो कि मार्टियर हो गए, शहीद हो गए हैं, उनके नाम यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर लिखे गए। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो परम योद्धा स्थल है, परम योद्धा स्थल इज एक्चुअली प्रेजेंट इज दिस पर्टिकुलर मेमोरियल, इट इज नॉट प्रेजेंटेड दिस अमर जवान ज्योति। एंड अमर जवान ज्योति जो है खुद कहां पे प्रेजेंट है? इंडिया गेट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो द थर्ड क्वेश्चन इज दैट लिविंग रूट ब्रिजेस रिसेंटली गॉट यूनेस्को का स्टेटस फॉर कंजर्वेशन। जी नहीं, देखिए अभी रिसेंटली एक बिडिंग चल रही है, रिसेंटली एक बातचीत चल रही है कि इसको स्टेटस मिलना चाहिए, बट रिसेंटली इसको अभी तक इसको स्टेटस ये मिला नहीं। The fourth question was that जो VR है यानी कि virtual reality जो है it uses full artificial environment while AR यानी कि augmented reality modifies the present environment. This is very true statement. VR का मतलब क्या होता है? VR का मतलब होता है आपको पूरी तरीके से एक virtual world के अंदर लेके जाता है, but AR जो होता है यानी कि augmented reality क्या होता है वो आपके ही सराउंडिंग को यूज करता है और उसी के अंदर कुछ चीजों को डालना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपको याद होगा Pokemon Go जो एक टाइप का प्लेन मतलब गेम है वो आपका कहीं ना कहीं AR है, और अगर आप PUBG खेलते हैं, PUBG यानी कि प्लेयर्स वाला जो गेम है वो कहीं ना कहीं आपकी वर्चुअल रियलिटी के अंदर आता है। And the last question was इक्वेटर passes through मॉरिशस। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इक्वेटर इससे पास नहीं करता है, मॉरिशस से पास नहीं करता है। ठीक है, सो ये हमारे सारे आज के जितने भी टॉपिक्स थे उनको प्रॉपर्ली हमने बातचीत करने की कोशिश की। जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप आपको सब कुछ प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।